हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? क्या हाल चाल? संदीप कुमार, अंचल, विकास, सौदान, मोहेश, श्रीकांत, ऋषिता, अश्विनी, सुधीर, सीमा, विवेक, वर्षा, मोहित, रवीना, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 2। कल आपको मैंने क्लास 1 में बेसिक बातें बताई थी और शायद आप सभी को याद भी होगा, आपने रिवीजन भी किया होगा। अच्छा, चलो बहुत अच्छे विकास, बन गए सारे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। और सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कितने अच्छे बच्चे हैं, धनतेरस पर भी पढ़ रहे हैं, देखो। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, शुरू करते हैं अंताक्षरी। आपको याद होगा, कल की सारी चीजें रिवाइंड करा देता हूं। फॉर्मूला से हम करते नहीं। कल आपको ट्री मेथड बताई, कल आपको रेशो मेथड बताई, कल आपको परसेंटेज मेथड बताई, और एक्स प्लस वाई मेथड को हमने शुरू किया था। तो एक्स प्लस वाई मेथड में कुछ बचा था जो मुझे आपको बताना था, और उसके बाद फिर डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड हम सीखेंगे। ओके। हम्म। अच्छा, पढ़ नहीं रहे हैं आप, पढ़ा रहे हो? मजबूरी में पढ़ रहे हो ऐसा? ठीक है। राधे राधे भाई। आप देखो, जितेंद्र कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि सर हमारा असली धन तो ज्ञान ही है। क्या बात है। चलो भाई, खूब धन बरसे सभी लोगों के पास, है ना। धनतेरस पे बहुत सारी दुआएं यही आप सब लोगों के लिए। खूब धन बरसे, धन की कभी कमी ना हो, सबके पास, है ना। अच्छा ठीक है, अंबर हम चेक करवाते हैं। अंबा प्रसाद मुरैना से, राधे राधे, राधे राधे वासुदेव। चलिए, अब आप आइए, एक्स प्लस वाई मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई, और नीचे आ जाएगा 100। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला इंक्रीमेंट वाला होता है कि जब 2 बार वृद्धि की जाए। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि 3 बार आ जाए तो क्या, या कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजों को अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 2-3 बातें इसको इसकी बहुत अच्छे से समझना, है ना। देखो, कल जो मैंने आपसे कहा था कि आप 2% है, 3% है, उस तरीके से आप कर सकते हो। आज हम सबसे पहले यह सीखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। भाई मैं कहूं कि पहले साल ब्याज की दर 2% है। हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास 20,000 रुपए हैं। पहले साल ब्याज की दर 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 4% है। तो बताइए इन तीनों वर्ष में कुल ब्याज कितना लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में 2 तरीके बहुत अच्छे होते हैं, एक ट्री मेथड और दूसरा आपका एक्स प्लस वाई मेथड। पर हमने कल सीखा कि एक्स प्लस वाई में तो आप 2 ही वैल्यू रख सकते हो, 3 कैसे रखोगे? हो ही नहीं पाएगा। तो अब कैसे उसको करना है वो आप ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यू को इसमें रख के एक मेन वैल्यू फाइंड करेंगे, एक कंबाइंड वैल्यू फाइंड करेंगे। उस वैल्यू को फिर 4 से हम रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको यहां पे रखिए, ये हो जाएगा आपका 2+3, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 100। आप पहले 2 और 3 को, और आपको जो अच्छा लगे उसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों को रख रहे हैं। पहले हम 2 और 3 दोनों को रख रहे हैं। तो 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, उसमें 100 का भाग दिया तो ये आ गया आपका 0.6। तो हमें पता चला कि जब 2 और 3 दोनों आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों मिलकर बनते हैं 5.06। समझ गए? अब इसको हमें क्या करना है, 4 से वापस से इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में तो एक बार में आप किसी 2 को ही रख पाओगे। तो पहले किसी भी 2 को रखकर एक एक वैल्यू बना लो, फिर उस एक वैल्यू से जो बचा उसको कैलकुलेट कर लो। तो आपके पास 5.06 है, इन दोनों से ये बना, अब इसको 4 से, अब इनको वापस उसी फॉर्मूले में रखो। तो क्या हो जाएगा, 5.06 प्लस 4 प्लस 5.06 इंटू 4, और नीचे आ जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, यानी 9.06। ये आ जाएगा आपका 24 और 20। ठीक है,
ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24 और ये आ जाएगा आपका 20 यानी 0.2024। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बनेगा 9.2624। ये आपकी ओवरऑल एंड फाइनल वैल्यू है। अगर पहले साल ब्याज की दर 2%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 4%, तो इन तीनों का कंबाइंड 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? वो लगेगा 9.2624। तो अब आप क्या कर सकते हो, 20,000 रुपए का 9.2624% आप निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दशमलव से, ये आ गया आपका 2, दशमलव के बाद 4 अंक से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका 92624 और नीचे आपके पास 100 चल ही रहा है। 24 का दुगना हो गया आपका 48, 26 का दुगना हो गया आपका 52 और 9 का दुगना हो गया आपका 18 और नीचे आपके 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1852 रुपए 48 पैसे ये आपके प्रश्न का आंसर है। समझ गए आप? 2 को रखकर एक वैल्यू, फिर उस एक के साथ बचे हुए एक की वैल्यू को रखोगे तो आपको तीनों का कंबाइंड ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। हाँ, रेशो से भी हो जाएगा, होगा हर तरीके से, आंसर हर तरीके से आएगा, पर हमें यह देखना है कि किससे जल्दी आ सकता है। बाकी मेथड सारी लगेंगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको सेम क्वेश्चन ना 20,000 रुपए 2 3 4 आपको ट्री मेथड से बताता हूं, यह भी आपके लिए सीखना जरूरी है कि अगर हमारे पास 20,000 रुपए हो, पहले साल ब्याज की दर 2% हो, दूसरे साल ब्याज की दर 3% हो, तीसरे साल ब्याज की दर 4% हो, तो बताइए कितना कितना ब्याज लगेगा? ये सीखो। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन रेशो मेथड से, ट्री मेथड से बता रहा हूं, समझना। 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 400। 20,000 का 3% कितना हो जाएगा? 600। 20,000 का 4% कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, अब दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा, क्योंकि दूसरे साल की ब्याज की दर 3% है, तो ये जो भी मांगेगा वो 3% मांगेगा। तो 400 का 3% होता है 12 रुपए। तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा, और वो कितना मांगेगा भाई? मांग कौन रहा है? तीसरा साल। अगर तीसरा साल मांग रहा है तो वो कितना परसेंट मांगेगा? वो 4% मांगेगा। तो 4% आप यहां पे रखेंगे, तो यहां पर अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा 800। अब सुनना बात को ध्यान से, यहां पर 4% इन तीनों का, तो 400 का 4% कितना होता है? 16। 600 का 4% कितना होता है? 24। 12 का 4% कितना होता है? 48 पैसे। हर एक पे 4%। भाई दूसरा साल मांगेगा तो इसका 3%, तीसरा साल इन तीनों का मांगेगा तो इसका, इसका और इसका सबका 4%। अब आप सबको जोड़ दो, 600 400 और 800 तो हो गया 1800। 1800 में ये जुड़ गया 40 और ये हो गया 52 और हो गया 48, तो 1852.48 ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब यहां पे ट्री मेथड आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगी बजाय x प्लस वाई के। बोलिए भाई, क्लियर हुआ? आया समझ में? चलिए, अभी x प्लस वाई मेथड की एक दो बातें आपको और अच्छी बता देता हूं जो इसमें अच्छी ध्यान रखने लायक है। जैसे कभी कभी क्या आएगा, मैं कहूंगा फिर से हम आसान क्वेश्चन लेते हैं कि 20,000 रुपए है, ब्याज की जो दर है वो 8.5% है और हमारे पास समय 2 साल है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा? 20,000 रुपए 8.5% की दर, 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा? ठीक है, तो हम वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा कौन सा? हम लगाएंगे कि
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और बटे में 100। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने का तरीका बता रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 17। अब क्या करना है, पहला तरीका है 8.5 और 8.5 का गुणा कर दो। तो जब 8.5 और 8.5 का गुणा करोगे तो वो 72 25 आएगा और उसके आगे ही आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो आएगा वो आएगा 17.7225। पर ये तो ठीक है, मान लो यहां पे 19.5% होता, 25.5% होता या कुछ भी ऐसा बड़ा नंबर होता तो आपके लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। तो कभी भी क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस में एक नंबर को कम और एक को ज्यादा कर लेना, एक को पीछे खींच देना, एक को आगे बढ़ा देना। 8.5 को पीछे कर दो तो 8 हो गया, 8.5 को आगे कर दो तो 9 आ गया और नीचे 100 आ गया। ये आपका 17 है। 8 इंटू 9 72, 72 में आपने 100 का भाग दिया तो ये 0.72 आ जाएगा। तो आंसर आपका वही है। भाई रियल में क्या आ रहा था, 17.7225। तो हम तो वैसे भी दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं, तो इतना भी आएगा तो भी आंसर आपका ठीक आएगा। अगर पूरा पूरा लोगे तो मुश्किल से 1-2 पैसे का फर्क और पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो आप ऐसा कर सकते हो और फिर उसके बाद 20,000 रुपए का 17.72% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? 8.5 था, एक बार 8 कर दो, एक बार उसको आगे बढ़ा दो, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि अगर ब्याज की दर 12.5% होती तो क्या करते? तो आप कहते कि सर x प्लस वाई 12.5 प्लस 12.5 प्लस एक्स इंटू वाई 12.5 इंटू 12.5 और नीचे आ जाएगा आपका 100। तो 12.5 और 12.5 कितना हो गया आपका 25। अब क्या करो, एक कम एक ज्यादा, एक को कम करो तो 12, एक को ज्यादा कर दो तो 13 और नीचे आ जाएगा आपका 100। तो ये आ गया आपका 25, 12-13 होता है 156 और 100 का भाग देंगे तो 25 और एक हो जाएगा 26, तो ये आ जाएगा आपका 2656, 26.56, 26.56। अब बताओ। क्लियर यहां तक? चलिए बहुत अच्छे। चलो अब मुझे एक बात जल्दी से सब लोग बता दो, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 30,000 रुपए हैं, ठीक है। ब्याज की दर पहले साल 5% है, दूसरे साल 10% है और तीसरे साल 20% है। तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा? आपको जिस मेथड से करना है उससे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर मुझे बताओ। एक्स प्लस वाई सिर्फ 2 साल के लिए है, लेकिन मैंने आपको उसको 3 साल में भी करना बताया, 4 साल में भी लगा सकते हैं, मेथड उसको आप यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम इसको करेंगे एक्स प्लस वाई मेथड से। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 बटे में 100। तो 5 और 10 हो जाएगा आपका 15, 50 यानी 15.5 ये आ गया। अब 15.5 और इन दोनों की टक्कर करवा दो, तो ये आ जाएगा 15.5 प्लस 20 प्लस 15.5 गुणा 20 और बटे में 100। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 35.5 प्लस इनकी टक्कर करवाएं तो 0 से दशमलव कट गया, 155 का दुगना हो गया आपका 310 यानी 3.1 है ना। 3.1 इसमें और जुड़ेगा तो 35 और 3 बन जाएगा 38.6, 38.6, 38.6। तो हम क्या करेंगे, हम 30,000 रुपए का 38.6% निकाल देंगे।
दशमलव हटा, एक जीरो लगा, 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, तो ये आ गया आपका 0। 6 तिया 18 का 8 कैरी 1, 24 और 1 25 कैरी 2, 9 और 1 हो गया आपका 10, 10,580, 10,580। ये आपका हो गया एक्स प्लस वाई मेथड से। ठीक है, अब मैं सेम क्वेश्चन आपको ट्री मेथड से करके बता रहा हूं, ये आप लोग भी करो। हाँ, पहले साल कितना ब्याज लग रहा है? पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 20%। तो देखो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,500। ठीक है, 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो 3,000। 30,000 का 20% कितना हो जाएगा? तो 6,000। अब दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा, तो 1,500 का 10% कितना आ जाएगा? 150। तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा कितना? 20%। तो 1,500 का 20% कितना आ जाएगा? 300। 3,000 का 20% कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 600। और 150 का 20% कितना आ जाएगा? 30। और अगर सबको जोड़ दिया, 6 3 9 और 1 10, 500, और फिर से 6 और 3 9, यानी वही है जो आपका पिछला आया था 10,000, 10,580, 10,580, 10,580। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने पिछले वाले में? 6 तिया 18 कैरी 1, 24 और 1 25, 3 तिया 9 और 2 11 आएगा यार यहाँ पर। यहाँ पे 11 आएगा, 11,580 करिए इसको, है ना, क्योंकि इनको जोड़ने पर 11,000 में आंसर जा रहा है। तो 11,580 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। गुणा मैंने गलत किया था, 3 तिया 9 और 2 11, उसको 11,580 करना, 10,000 नहीं। बताओ ट्री मेथड में कोई डाउट? अब सेम क्वेश्चन मैं आपको रेशो मेथड से बता देता हूं। तो अगर सेम क्वेश्चन हमारे पास होता कि 30,000 रुपए है, ब्याज की दर 5%, ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर 20%। तो देखो 5% का मतलब होता है 1/20, 10% का मतलब होता है 1/10, 20 का मतलब होता है 1/5। तो पहले साल 20 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, 20 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा 21, 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो 10 पर 1 रुपए ब्याज लगा तो कितना हो गया? 11। और 5 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। चलो, अब कुछ काटा पीटी इधर उधर कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 10 बार, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 3 बार, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो 10 और 10 100 और 5 कितना हो गया आपका? 500। इधर आ जाओ, तो ये हो गया आपका कितना? 21 और 3 हो गया आपका 63। 63 में अगर 11 का गुणा करोगे तो 6 9 3, 693। तो यहां पे ब्याज कितना लगेगा? 193। तो आपका मूलधन कितना है? आपका मूलधन 30,000 है, जबकि मूलधन कितना है? 500 है। ब्याज कितना है? 193 है। हल कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से गया ये 60 बार, और इसका गुणा करोगे तो वही 11,580 आया आंसर समझ में? तो मैंने आपको तीनों मेथड, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, है ना। नंबर 1 एक्स प्लस वाई मेथड, नंबर 2 ट्री मेथड, नंबर 3 रेशो मेथड। तीन मेथड्स को अभी हमने सीखा है और शायद अब आपको ये तीनों बातें क्लियर है। और अब चौथी और अंतिम मेथड की तरफ हम चलेंगे। हम्म, चलें आगे। चौथी और अंतिम मेथड है हमारी, फोर्थ नंबर की मेथड है, जिसका नाम है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, इसको समझते हैं अब जरा। ठीक है, चल, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताऊंगा। हम एक चार्ट बनाते हैं 10% का, 10% का। ठीक है, इस 10% में ये आपका एक तरफ हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे ईयर्स, फिर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर आ जाएगा इनमें आने वाला अंतर, डिफरेंस, है ना। फुल स्क्रीन करना और थोड़ा ध्यान से इस चार्ट को समझना। ये चार्ट आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनाना है, बस जो मैं आगे आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जो चीज सिखाना चाह रहा हूं,
उसके लिए बस ये चार्ट को समझना जरूरी है। आपको बनाते आए नहीं आए उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, 4 साल के लिए हम चार्ट को बनाएंगे। ध्यान से आप चीजों को समझना। ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आपको पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। अगर दोनों सेम होते हैं तो पहले साल का ये भी 10% होगा, ये भी 10% होगा। तो पहले साल का अंतर हमेशा कितना होता है? 0। पहले साल का डिफरेंस हमेशा कितना होता है? 0। आगे चलते हैं। एक साल का 10 तो 2 साल का साधारण ब्याज 20 होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि अच्छा तुम 20 लोगे तो मैं भी 20 तो लूंगा ही लूंगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि पिछले साल के ब्याज पर भी सर मुझे ब्याज चाहिए। तो पिछले साल के ब्याज पर ब्याज यानी 10 का 10% चाहिए, जो कितना आता है? 1। एक और जुड़ के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 बन जाएगा और यहां से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ गया, विच इज 1%, 1%। ठीक है, एक साल का 10, 2 साल का 20, तो 3 साल का ब्याज कितना होता है? 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेगा कि मुझे पुराने दोनों ब्याज पर ब्याज चाहिए। तो सर मुझे 21 का भी 10% चाहिए। 21 का कितना चाहिए? 10%, जो कितना होता है? 2.1। तो 21 का 10% होता है 2.1 और 10 का 10% होता है 1। तीनों अगर जुड़ गए तो ये बन जाएगा 33.1, 33.1। यानी दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में 3.1 का है। ठीक है, एक साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30, तो चौथे साल का कितना आ जाएगा? 40। ये 40 है तो 40 तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज, इस पर भी ब्याज। 33.1, 33.1 का 10% कितना होता है? वो होता है 3.31। ठीक है, इसका 10% कितना होगा? 3.31। इसका 10% कितना होगा? 2.1। इसका 10% कितना होगा? 1। और ये आ जाएगा आपका 46.41%, 46.41%, यानी 6.41% आपका अंतर आ जाएगा। ये चार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पुराने सारे ब्याजों पर बार बार आपको ब्याज देना है। अभी ये सब हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। इनके सूत्र हैं जिससे हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे, पर आपको बस ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि आखिर होता क्या है। आया भाई समझ में? चलो एक और चार्ट बनाकर मैं दिखा रहा हूं, एक और चार्ट समझना। अगर सेम ब्याज की दर 20% होती तो देखना, एक तरफ ईयर, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट और एक तरफ इनमें आने वाला अंतर। इससे और समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, है ना? तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अच्छा, अब सुनना, एक साल की ब्याज की दर 20% है तो पहले साल भी 20, दूसरे साल भी 20। दोनों में अंतर कितने का आएगा? दोनों में अंतर आएगा 0 का। ठीक है, एक साल का 20 तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 40। अब ये 40 है तो ये भी कितना होगा भाई? 40। लेकिन एक साल का 20, 2 साल का 40, ब्याज पर ब्याज। इस बार 20 पर 20% लगेगा, तो 20 का 20% होता है 4। तो इसमें 4 और जुड़कर ये क्या बन गया? 44% बन गया। यानी मेरे भाई अंतर कितने का आ गया? 4 का। ओके,
एक साल का 20, 2 साल का 40, तो 3 साल का कितना आ गया 60। 3 साल का 60 है तो 60 तो आएगा ही, इसका भी ब्याज इसका भी ब्याज, तो 44 पर भी 20%, 44 पर भी 20%, जिसका मतलब होता है 8.8। तो आपका यहां पे आ गया 8.8, 20 का 20% कितना आ गया 4, टोटल आ गया आपका 72.8, 72.8। इट मींस दोनों में कितने का अंतर है, 12.8 का, 12.8 का, 12.8 का। आया समझ में या नहीं? ठीक है, 1 साल का 20, 2 साल का 40, 3 साल का 60, और ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। यस रजत, ठीक है, डन है। चलो अब आगे लेकर चलते हैं। अब आप सुनना कि हम इन चीजों को डायरेक्ट भी ला सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, एक डेमो पहले देता हूं। मैंने कहा फिर से कि भाई हमारे पास 20,000 रुपए हैं, ब्याज की दर 10% है, समय 3 साल है, तो बताओ कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड का मतलब यह होता है कि हम डायरेक्ट पता लगा ले कि 3 साल में कितना ब्याज पक जाएगा, कितना मिलेगा। 10% का 3 साल में जो ब्याज होता है वो होता है 33.1। तो मैं क्या करूंगा, 20,000 रुपए का डायरेक्ट 33.1% ब्याज निकालूंगा। 20,000 का 33.1। अच्छा, ये 33.1 कहां से आया, ये देखो। 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1 है ना। 30 होता है, 21 का 10%, 10 का 10%, सब मिलके कितना बनता है 33.1। तो आपको डायरेक्ट इससे आंसर क्या मिल जाता है, 6,620। कल हमने ये सवाल हर मेथड से किया था, कल ट्री मेथड से भी बताया था, रेशो से भी बताया था, परसेंटेज से भी बताया था। क्लियर है? पर मुद्दा तो ये है ना कि ये निकालते आए, ये पता हो तब तो आंसर जल्दी आएगा। पर अगर पता चल जाए कि 10% का तीसरा साल 33.1 होता है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? तो एक बात आप ये समझो कि एक तो आपको ना 10% का याद करना है। 10% का आपको 4 साल की वैल्यू बिल्कुल रट डालनी है। 10% का पहला साल हमेशा कितना होगा, 10 ही होगा। 10% का दूसरा साल कितना होता है, 21 होता है। 10% का तीसरा साल कितना होता है, 33.1 होता है। और 10% का चौथा साल कितना होता है, 46.41 होता है। एक 10% के 4 साल की वैल्यू याद करनी है और एक आपको 5% की 4 साल की वैल्यू याद करनी है। 5% का 4 साल भी आपको लिखवा देता हूं। 5% का पहला साल 5% होता है। 5% का दूसरा साल 10.25 होता है, 10.25 होता है, 10.25। 5% का तीसरा साल होता है 15.7625 और 5% का चौथा साल होता है 21.550625। आपको इतना पूरा याद ना भी हो, अगर दशमलव के बाद के 2 अंक भी याद है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। समझ आया? सिर्फ पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% और 10% की 4 साल तक की वैल्यू याद कर लेना। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, अभी मेन बात बची है, लेकिन इतना तो याद करना ही है। आप देखोगे कि आपके कई बार आंसर बहुत जल्दी आएंगे, है ना। तो पहले साल का 10% का पहला साल 10, दूसरा साल 21, तीसरा साल 33.1, चौथा साल 46.41। 5% का पहला साल 5, दूसरा साल 10.25, तीसरा साल 15.7625 और चौथा साल 21.55062.5। अगर 21.55 भी याद है तो भी बहुत है, 15.76 याद है तब भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि सर ये सब बात ठीक है, लेकिन आप तो ये सिखाओ कि डायरेक्ट कैसे निकालें। तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि 2 साल का डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सुनिएगा, इसकी एक ट्रिक होती है, वो होती है 2r, r का स्क्वायर बटे 100। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, 2 साल की ट्रिक वही है जो x प्लस वाई मेथड है। मैं अभी जो लिखूंगा ना उसके बाद बोलोगे अरे ये तो वही बात हो गई।
2r का मतलब क्या है, r प्लस आर। आर के स्क्वायर का मतलब क्या है, r इंटू आर, और बटे में 100। तो भाई ये तो वही हो गया, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई और बटे में 100। तो 2 साल का तरीका वही है। तो जैसे हमारे पास कोई रेट आ गया, हमसे कहा कि 5% का 2 साल का ब्याज बताओ। अभी मैं आपको 2 साल की ट्रिक बता रहा हूं, फिर 3 की बताऊंगा, फिर 4 की बताऊंगा। तो 5% के हिसाब से अगर मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है तो बस ब्याज को यहां रख दो। 5 का दुगना हो गया भैया 10, 5 का वर्ग हो गया 25 और बटे में 100। तो 25 में अगर 100 का भाग दिया तो ये आ गया 10.25%। ये आ गया 5% का दूसरा साल। बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे अगर मैं कहूं कि 6% का दूसरा साल बताओ कि 6% में, 6% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज लग जाएगा, कितना ब्याज मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 साल का 6 तो 2 साल का 12, 6 का वर्ग 36 बटे 100, तो ये आ गया 1236। 7% का बोलो, 1 साल का 7 तो 2 साल का 14, 7 का वर्ग 49 बटे 100 यानी 14.49। और आगे चलते हैं। अच्छा 2% का बताओ क्या होगा, 1 साल का 2 तो 2 साल का 2 दूनी 4। अब देखो 2 का वर्ग होता है 4 और अगर इसमें 100 का भाग दोगे तो ये 04 आएगा, 4.04, 4.04। 3% का क्या हो जाएगा, 1 साल का 3 तो 2 साल का हो जाएगा 6 और 3 का वर्ग 9 बटे 100 यानी 09। और आगे चलते हैं, 11% का क्या हो जाएगा भाई, तो 1 साल का 11 तो 2 साल का 22, 11 का वर्ग होता है 121, इसमें 100 का भाग दिया तो ये आ गया 22 और 1.21, तो 22 में 1 जुड़कर ये क्या बनेगा, 23.21 बनेगा, 23.21 बनेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। समझ आया? तो ऐसे किसी भी ब्याज की दर का, मैंने कहा कि चलो 24% का 2 साल बताओ, 1 साल का 24 तो 2 साल का 48, 24 का वर्ग होता है 576 बटे में 100 का भाग दोगे तो वो आएगा 5.76, 48 और 5 हो गया 53, 53.76। ये आ गया आपका, अगर 1 साल का 24% है तो 2 साल का 53.76। हाँ, अगर रेट 2 साल तक सेम चले और आगे के लिए वो बोल दें, वो रेट बदल दें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं और आएंगे, आगे सीखेंगे। अभी बहुत सारी इफ एंड बट आएंगे, आगे आगे बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, सब बताऊंगा मैं आपको। आ गया भाई? ठीक है, चल अब हम सीखें कि डायरेक्ट 3 साल का क्या कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट 3 साल का निकालना है तो क्या करें, तो इसका फॉर्मूला होता है 3r, 3r स्क्वायर और r क्यूब, 3r स्क्वायर r क्यूब, और यहां पे 2 अंक नीचे मैंने 2 लाइन खींची है, इनको अच्छे से समझेंगे। इन 2 लाइन का मतलब है कि 2 अंक से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, 3r स्क्वायर r क्यूब और 2 लाइन का मतलब है कि 2 अंक से ज्यादा नहीं लेना है। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे 2 अंक से मेरा तात्पर्य क्या है ना। तो जैसे हम एक रेट एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया कि चलो यार फिर से लेते हैं कि अगर ब्याज की दर 4% हो तो आंसर क्या आएगा, है ना। तो देखना, अब हम डायरेक्ट 3 साल का टोटल ब्याज निकाल रहे हैं। 1 साल का 4 तो 4 का 3 गुना क्या हो गया 12, फिर ये आ गया 3, 4 का वर्ग हो गया 16 और 4 का घन हो गया 64। 3r स्क्वायर r क्यूब, 4 का वर्ग 4 का घन, तो ये 12 है। 16 का 3 गुना 48, ये 2 अंक हैं, और ये 64 भी अपने आप में 2 अंक हैं। तो बस यही फाइनल है, अगर 1 साल का 4 है तो 3 साल का ब्याज कितना लगेगा, 12, 48, 64, 12.4864। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर ब्याज की दर 5% हो भाई, अच्छा चलो 2% हो, ब्याज की दर 2% हो तो क्या करेंगे, तो 3 का दुगना
6, फिर ये आ गया आपका 3, और 2 का वर्ग 4, और ये आ गया 2 का घन कितना हो गया 8, ये 6 आ गया, 4 का 3 गुना 12 आ गया। अब मैंने कहा था कि यहां भी 2 अंक होने चाहिए, ये तो एक ही अंक है, तो आप जीरो लगा के उसको 2 अंक बनाओगे, तो ये आ जाएगा 1208, 6.1208, 6.1208, 6.1208, 6.1208। बोलिए, समझ आया? ठीक है भाई, चलो और आगे चलते हैं। अब आपको समझाते हैं 5% का। मैंने हालांकि आपको लिखवाया था कि 5% का तीसरा साल होता है 15.7625। अब देखो आपको अभी करके बता रहा हूं मैं। एक साल का 5 तो 3 साल का हो जाएगा आपका 15, 3 इंटू 5 का वर्ग 25, और 5 का घन हो गया 125। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस में आने के बाद ना बहुत जल्दी आंसर आप ले आओगे। 3R, ये पॉइंट का मतलब दशमलव है, दशमलव है ना, 3R, और ये स्लैश मतलब बस दो हिस्सों में वो बांट रहा है। तो ये आ गया 3R, 3R, 3R का स्क्वायर R क्यूब, तो ये हो गया आपका 15, 25 का 3 गुना हो गया 75, और ये आ गया आपका 125। अब मैंने क्या कहा था कि 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से जितना ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा। तो यहां पे ये जो 2 अंक हैं ये आगे जाएंगे, 2 अंक से जितना ज्यादा है आगे, तो ये आ जाएगा 15, 75 में एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 76, और इधर बचेगा 25। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, 15.7625 आया। अब इसी प्रकार 6% से और मजेदार चीज आपको सीखने को मिलेगी, स्कोर देख कर जाओ। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं मैं। अब 6% सीखना, अगर ब्याज की दर 6% हो तो क्या, तो एक साल का 6 तो 3 साल का हो गया 18, 3 इंटू 6 का वर्ग 36, 6 का घन हो गया 216। अब देखो ये हो गया आपका 18, 36 का 3 गुना 108, और 216। अब भाई नियम है 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? देखते हैं भाई नितेश। अब यहां 2 अंक से जितना ज्यादा है वो आगे बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा 110, और अभी इसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां ये 2 अंक है, लेकिन यहां पे फिर 2 अंक से जितना ज्यादा है वो आगे बढ़ेगा। तो 18 में एक जुड़ेगा 19, और इधर बचा 10, इधर बचा 16, अब कोई दिक्कत नहीं है, 19.1016। तो एक साल का अगर 6% है तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा, 19.1016। आया आप समझ में? 2 अंक का मतलब क्या होता है, 2 अंक से जितना ज्यादा है वो आगे, इधर 2 अंक से ज्यादा है वो इधर जाएगा, इधर 2 से ज्यादा इधर जाएगा, इधर कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से सब लोग 7%, 7% का निकाल के बताओ मुझे 3 साल का, इसी फॉर्मूले से कि अगर 7% का 3 साल कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। और ये सेम वही वैल्यू है जो कैलकुलेटर से निकल के आती है।
22.5043। ओके, आ जाओ। देखो भाई, 1 साल का 7 तो 3 साल का 21, फिर ये आ गया 3, 7 का वर्ग 49 और 7 का घन आ गया 343। ठीक है। अच्छा, 49 का ट्रिपल में डायरेक्ट लिख देता हूं यहीं पे, 147 होता है। अब यहां 3 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 21.15043। फिर ये इधर और आ जाएगा तो ये आ जाएगा 22.5043। तो 5043 ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप सीख गए कि 3 साल का कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब आते हैं चौथे साल पर। थोड़ा ये और ज्यादा कैलकुलेटेड है रहेगा। चौथा साल थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, करना ही पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यहां पे तगड़ा रहने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4r 6r स्क्वायर, ये दशमलव है ना, 4r क्यूब एंड r की पावर 4। देखकर डरना मत, क्योंकि अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप इसको याद कर पाओगे। इसको याद रखने की भी ट्रिक है, वो भी आपको मैं ही बताऊंगा। तो है 4r 6r स्क्वायर 4r क्यूब और r की पावर 4। अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इसको यूज बाद में करेंगे। और यहां पर भी वही नियम रहेगा, दो दो अंक वाला, कि 2 अंक से ज्यादा कहीं नहीं होना चाहिए। 2 अंक से जितना ज्यादा है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, अगले पर वो चला जाएगा। ठीक है। अब सवाल है कि सर याद कैसे रखें इन चीजों को। तो मैं आपको एक बढ़िया बात याद दिलाता हूं। आपको याद है 10% का पहला साल 10%, दूसरा साल 21, तीसरा साल 33.1 और चौथा साल 46.41 होता है। तो आप कहोगे हां सर ये तो हमें याद आ रहा है। अब देखो, ध्यान देना, 21 का मतलब है, 21 का मतलब है 2 और 1। 331 है, 33.1 है, तो 331। 4641, 4641। अब जादू देखना क्या कर रहा हूं मैं, सबके साथ आर लिख दो, इसको भी आर कर दो, इसको अलग से आर लिखो या इसी में आर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर 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 और आर, समझ में आया। 21 331 4641, 21 331 4641। क्लियर इतनी बात। अब आगे चलो, यहां सब में दशमलव लगा दो। ठीक है। अब घात 1 बढ़ाते जाओ, इसकी घात 1, इसकी घात 2, इसकी घात 1 2 और 3, इसकी घात 1 2 3 और 4। देखो बन गए सूत्र भाई। 1 को हम बेसिकली लिखते नहीं है, तो हमने क्या सीखा, यहां भी 2 अंक है मतलब 100, यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक, यहां 2, यहां 2, यहां 2। तो 2r प्लस आर का स्क्वायर 3r, 3r स्क्वायर आर क्यूब, 4r 6r स्क्वायर 4r क्यूब और r की पावर 4। 21 331 4641। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो बिना किसी तकलीफ के। समझे बाबू। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो हम निकालते हैं कि सर अगर ब्याज की दर 5% हो तो बताओ जरा जादू 4 साल का। तो देखो, 1 साल का 5 तो 4 साल का हो जाएगा 20। 6 इंटू 5 का वर्ग 25, 4 इंटू 5 का घन 125 और 5 की घात 4 यानी 625। 5 का वर्ग, 5 का घन, 5 की घात 4, इसको 625 करेंगे। ठीक है। तो ये आ गया आपका 20। 25 का 6 गुना हो गया 150, 125 का 4 गुना हो गया 500, 625 का हो गया 625। 2 अंक से जितना ज्यादा वो आगे बढ़ेगा तो इसका 6 इधर आएगा। तो ये आ गया 20, 150, 500 में 6 जुड़ गया 506 और ये आ गया 25। इसका 06 होके 5 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20। 150 में 5 जुड़ गया तो 155 आ गया, 06 और 2 5, इसका भी एक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 21.550625। यही तो लिखवाया था मैंने आपको, 21.550625। तो सब वही तरीका है, कोई अंतर नहीं है। 2 अंक से जितना ज्यादा है वो आगे चला जाएगा।
क्लियर? समझ गए? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अंक से जितना ज्यादा वो आगे, फिर 2 अंक से जितना ज्यादा वो आगे, फिर 2 अंक से जितना ज्यादा वो आगे। 21.55 0625, और यही मैंने आपको नोट कराया था, देखो 21.55 0625। ठीक, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। एक एक अंग, एक एक चीज हमने अब देख ली है चक्रवृद्धि ब्याज की। चलो, एक अंतिम चीज आपको और बता देता हूं। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, इस बात को समझेंगे। तो 2 साल के सीआई एसआई का अंतर निकालने के लिए आपके पास एक ट्रिक होती है, आर का स्क्वायर बटे 100। इससे आप 2 साल का डायरेक्ट सीआई और एसआई निकाल सकते हो बिना किसी तकलीफ के। इसके पीछे भी कारण बताता हूं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2r, आर का स्क्वायर बटे 100। 2 साल का साधारण ब्याज होता है 2r। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, ये। तो यहां पे +2r और -2r ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो बचता केवल ये है। तो जब भी 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालना रहेगा तो आपका सूत्र क्या बनेगा, आर का स्क्वायर बटे 100। ठीक, उदाहरण आ जाते हैं हम। मैंने कहा कि भाई 15,000 रुपए में देना चाहता हूं, और ब्याज की दर ले लेते हैं। ब्याज की दर हमने ले ली 8%, या ब्याज की दर ले ली हमने 7%। तो बताओ 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। मैंने 15,000 रुपए 7% पर उधार दिए, एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक को साधारण ब्याज पर। तो बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है कि, और ये ट्रिक सिर्फ 2 साल की, ध्यान रखना, 3 साल आगे सिखाऊंगा मैं, ये सिर्फ 2 साल की है। तो अगर जब भी अंतर निकालना हो, आर का वर्ग बटे 100, 7 का वर्ग होता है 49, और अगर 100 का भाग दे दिया तो ये आ गया। यानी 2 साल के सीआई और एसआई का परसेंटेज में अंतर क्या आ जाएगा, आर का वर्ग बटे 100। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15,000 रुपए का 0.49% निकाल देना है। दशमलव हटेगा, 2 जीरो और लगेंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए। 15 इंटू 9 135, कैरी हो गया 13। 15 इंटू 4 60, 60 में 13 जोड़ दिया तो 73, और नीचे एक अंक के बाद दशमलव है। ये आंसर आ गया। 2 साल का सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 73.5, 73.5, 73.5। क्लियर? तो अब आपको बेसिक पूरा पता है चक्रवृद्धि ब्याज के, मतलब आपने एक बेसिक सीख लिया कि चाकू कैसे चलाते हैं, तलवार कैसे, तोप कैसे, बंदूक कैसे। अब इनकी चाहिए प्रैक्टिस। अब जब प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तब आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, वो मैं आगे अब आपको सिखाऊंगा। आपको अब एक ही काम करना है। अब देखो खतरा किस बात का है। पहला तो ये, आपको जो करना है वो ये, अच्छा एक ये चार्ट है जो आपको आज की पीडीएफ में मिलेगा। मैंने बहुत सारे चार्ट्स का दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल पूरा बना के रखा है, जैसे आपको फिर 5% समझ में आएगा। 1 साल का 5, तो 2 साल का 10-25, 3 साल का 15-76, 4 साल का 21-55, ये ऐसे बढ़ते जाता है। ऐसे सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। ठीक है, ऐसा पूरा चार्ट बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 कम से कम एक बार और देखना है, और आराम से समय देकर बढ़िया प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या ट्रिक बताई, कैसे काम किया, किसका क्या परसेंटेज निकाला, ये आपको अच्छे से कर लेना है। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 कम से कम एक बार या 2 बार आप देखिए। आप विश्वास करिए, जितना क्लास 1 और 2 में कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये जितने स्ट्रांग होंगे उतना आगे चैप्टर इजी होगा। इसके बाद आपको 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 50 तक के वर्ग और 1 से 30 तक के घन याद होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये कई सदियों पहले बताया था और आप इतने आज्ञाकारी हैं कि आपने याद कर ही लिए होंगे। दूसरा, आपको डिजिटल सम आना चाहिए इस चैप्टर में।
डिजिटल सम आपको मिल जाएगा। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपके पास रिकॉर्डेड है, ये करो। तो क्लास नंबर 102 कम से कम एक बार या दो बार देखना है। पहाड़े वर्ग घन आपको याद है तो आप बाकी लोगों में आगे रहोगे, नहीं याद है तो आप भीड़ में सबसे पीछे जाने वाले हो, और दोनों ही केस के लिए जिम्मेदार आप ही रहोगे, है ना। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर आप कंपटीशन के बाहर हैं, अगर आप भीड़ में कुचले जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आपको जो बोला गया वो आपने नहीं करा, और करा है तो आप राज करोगे, नहीं करा है तो लोग आपके ऊपर राज करेंगे। और डिजिटल सम आपको पढ़ना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 2 क्लासेस है मात्र, उनको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से आप करिए, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 दिनों की छुट्टियां हैं, कल से रविवार तक आपकी छुट्टियां हैं, उसके बाद मंडे से हमारी सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। इस बीच में जो पुराना कवर करना है, जो कुछ अच्छे से करना है, रेशो परसेंटेज में कल बता चुका हूं कि रेशो परसेंटेज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कर लीजिए, ओके। लेकिन ध्यान रहे कि जब मंडे में प्रश्न शुरू कराऊं तो ऐसा ना आप रिएक्ट करें कि सर ये ट्री मेथड कुछ सुना सुना सा लग रहा है, सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये आदित्य सर कहीं देखे देखे लग रहे हैं। इतना भी नहीं डूब जाना है त्योहार में कि सब कुछ ही हम साफ हो जाएं, है ना। इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई चलने दें, थोड़ा बहुत अच्छे से करें, ठीक है। 1-2 दिन आपको लगता है तो आप थोड़ा आउट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 दिन पढ़ाई की तरफ देखना नहीं है, वो गलती नहीं करना। पूरा अगर साफ हो जाओगे तो आप 4-5 दिन बाद महसूस करेंगे कि आपको फिर 4-5 दिन तो वापस रिदम में आने में लगेंगे, आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए बहुत लंबी छुट्टी नहीं मारना भाई। देखो आपके ऊपर है, हमारा काम है बताना। आप याद कर लोगे, आप खुद फायदा देखोगे, नहीं याद करोगे, खुद मक्कारी करोगे, उसका दंड भी आपको ही भुगतना है। हमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा धर्म है बताना। करोगे सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं करोगे दंड आपको ही भुगतना है, जीवन आपका खराब होना है ना। बाद में आप कितना ही बोलते रहो मैथ्स वाला टीचर ऐसा था, हमारा परिवार ऐसा था, हम गरीब थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। एक बात आपको पता है कि मक्कारी आपने ही करी है ना, लापरवाही आप नहीं करी है, और उसी का भुगतान आपको मिल रहा है। और अगर मेहनत करोगे तो जिंदगी भी आपकी ही ठीक होनी है। तो टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकता है। अब आप इतने बड़े हैं, इतने सक्षम हैं कि अब आप करने लायक स्थिति में हैं, है ना। लेकिन याद रखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर आप जीवन में बहुत सफल होते हैं, आप बहुत अच्छी जॉब लेते हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने मेहनत करी है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, आप अच्छा धन नहीं कमा पाए, आप अच्छी जॉब नहीं ले पाए, आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए, उसका भी पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लापरवाही करी है, आपने मेहनत नहीं करी है, उसी का वो परिणाम है। तो आपकी जिंदगी आपकी मेहनत के इक्वल चलती है, ओके। चलिए भाई विदा लेते हैं, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो 2-4 दिनों बाद फिर अब मिलेंगे, आज आपकी बाकी क्लासेस लगेंगी, इसके बाद फिर अब मंडे बस ये ध्यान रखना कि मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करना, लक्ष्मी जी के लिए ऐसा मत करना कि फिर मुझे कहो कि सर ट्री मेथड नहीं समझ में आई, सर याद ही नहीं आ रहा है क्या है, ऐसा मत करना, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त आनंद लीजिए, दीपावली को भी अच्छे से मनाइए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहिए, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं जरूर कहिएगा। कहिएगा कि सर ने आप सबको भी दीपावली की शुभकामनाएं भेजी हैं, और सर ने ये कहा है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको अपने परिवार वालों को बोलना है कि सर ने मुझे अब ये जिम्मेदारी दी है कि अगली दीपावली पर जो है पूरे परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाना है, और वो भी सरकारी नौकरी के पैसे से, और अगली दीपावली सरकारी नौकरी की छुट्टी वाली होनी चाहिए, है ना। तो अभी आपको अपने परिवार को बोलना है, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, टेक केयर।